हम पढ़ते हैं अभी सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ेंगे। जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशंस हैं, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशंस सेल्स के अंदर लो होती है और सेल्स के बाहर हाई होती है। इसके अपोजिट में क्या होंगी, जो कैल्शियम, जो हमारे पोटेशियम्स है, पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशंस सेल के अंदर हाई होती है और सेल के बाहर लो होती है। कॉन्सेंट्रेशन का ये डिफरेंट सेल्स के फंक्शंस को क्या मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है। कैसे? सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर लो होंगी और सेल्स के बाहर हाई होंगी, और इसके अपोजिट में पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन क्या होंगी, सेल के बाहर लो होती है और सेल के अंदर हाई होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेशन का ये जो डिफरेंसेशन है, इस सेल्स के फंक्शन के लिए या सेल्स के फंक्शन को जो मेंटेन करना रहता है, इसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो सोडियम है और पोटेशियम आयन है, ये लगातार अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर डिफ्यूज़ होते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशंस चेंज होती रहती है, चेंज होने लगती हैं। फिर क्या होगा, इस कॉन्सेंट्रेशन को हम मेंटेन करेंगे। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जनरल प्रोटीन या एटीपी का यूज़ करेंगे। अब इस कॉन्सेंट्रेशंस को हम मेंटेन करने के लिए जनरल प्रोटीन्स और एटीपी का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, इससे 3 सोडियम आयन को सेल के बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर भेजते हैं। इस प्रोसेस लगातार चलती रहती है। क्या हो रहा है सोडियम पोटेशियम पंप में? पहले सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के अंदर लो होती है और सेल के बाहर हाई होती है। उसके अपोजिट में पोटेशियम की सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और सेल के बाहर लो होती है। इन कॉन्सेंट्रेशंस को हम, या इस कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, जो सेल्स के फंक्शंस हैं, इनको मेंटेन करने के लिए जो सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन है सेल के अंदर बाहर, ये ज़रूरी होती है। लेकिन ये जो सोडियम और पोटेशियम आयन है, ये लगातार अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन चेंज होते रहेंगी। और इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल प्रोटीन्स का या एटीपी का यूज़ करेंगे। जिससे क्या करेंगे, 3 सोडियम आयन्स को सेल के बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर भेजते हैं। जिससे ये प्रोसेस लगातार चलती रहेंगी और सेल्स के जो डिफरेंट सेल्स के फंक्शंस होंगे, ये मेंटेन होंगे। ये है सोडियम पोटेशियम पंप। अब हम बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जो सेकंड वाला था। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब बहुत बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या बाहर मूव करते हैं, तो इसे हम बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी। ये 2 टाइप से होंगी, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब हम एंडोसाइटोसिस को पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, जब बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर की ओर मूव करते हैं, तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये भी 2 टाइप से होती है, फेगोसाइटोसिस और एक फिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, इसको सेल ईटिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि सेल्स, फ्रेगमेंट, फोरेजिंग मटेरियल्स एंड माइक्रोब्स, ये क्या करेंगे,
सेल फेगोसाइटोसिस में क्या हो जाएगा, जो उसे सेल ईटिंग कहते हैं, और इस जो प्रोसेस में क्या होंगी, फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग कहते हैं। और ये क्या होगा, इस प्रोसेस में बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि सेल फ्रेगमेंट्स, फॉरेजिन मटेरियल्स, इन माइक्रोब्स, ये इनका ट्रांसफ़र होता है। इसी तरह से फिनोसाइटोसिस को कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, और इसमें कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स से सॉल्यूट या फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस के बाद एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइट क्या होते हैं, ये जस्ट अपोजिट एंडोसाइटोसिस के होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, जब बड़े मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर से बाहर की ओर मूव होते हैं तो इसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में वेस्ट मटेरियल एंड एंजाइम्स सेल की बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आयन पंप ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट हमने देखा। थैंक्स।